हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। क्लास 12th की केमिस्ट्री जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसकी एक क्लास हो चुकी है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ठीक है, तो इसमें पहले भाग में हमने कुछ नामकरण और हेलो एल्केन्स को समझा। इस भाग में हम देखेंगे एल्केन हैलाइड्स में समावयवता। ठीक है, समावयवता क्या होती है? पिछली क्लास में ये पढ़ के हम आए हुए हैं कि समावयवता क्या होती है। जो हमारे कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में अणु, अवयव या उनसे जुड़ने वाले जो कण होते हैं वो तो समान ही रहते हैं, उनके अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, उनकी जो रचना होती है, उनकी जो प्रकृति होती है, मतलब उनके किस तरीके से वो बने हुए हैं, वो क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो इसी में जो हमारा पहला पार्ट है, 3 प्रकार की समावयवता हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली समावयवता कौन सी है? श्रृंखला समावयवता। क्या होती है श्रृंखला समावयवता? तो श्रृंखला समावयवता में होता ये है कि सारी कार्बन जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है वो तो ज्यों की त्यों होती है, लेकिन वास्तव में इससे जुड़े हुए जो कार्बन परमाणु होते हैं वो अपनी क्या दर्शाने लगते हैं, श्रृंखला में अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। मतलब जैसे सीधी श्रृंखला दर्शाते हैं, है ना, वो कोई शाखा युक्त श्रृंखला दर्शाते हैं, तो वो अपने कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, अलग तरीके से जुड़े हुए दिखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। उदाहरण के रूप में CH3 CH2 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 Cl। अब इसमें अपन को दिख रहा है कि ये जो क्लोरीन है, ये जो हैलोजन है, हैलोजन का अणु, ये कहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है? इस कार्बन परमाणु से। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा दिख रहा है। ये क्या है आपका? N ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये श्रृंखला किस प्रकार की है? ये श्रृंखला है आपकी सीधी श्रृंखला। ठीक, जबकि इसकी मतलब हमने जो की बात की समावयवता की, तो समावयवी जो है श्रृंखला वैसी ही होनी चाहिए, मतलब पूरे अणु ज्यों के त्यों होने चाहिए। जैसे कि ये क्या है आपका? ये है आपका C4H9Cl। ब्यूटल की बात हो रही है। ब्यूटल में कितने होते हैं? 4 कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। अब इसकी श्रृंखला ये सीधी ना होकर जो शाखा युक्त होगी वो किस प्रकार से हो जाएगी? CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 6, और ये क्या हो जाएगा? 3। इस प्रकार से ये दर्शाने लगता है क्या? अपनी समावयवता। देखो, हर कार्बन की संयोजकता जो है वो क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 3 2 5 6 और 3 9। ठीक है, यही था आपका सूत्र C4H9 और Cl। लेकिन इस तरीके की संरचना को हम क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और ये श्रृंखला कैसी है? ये श्रृंखला है आपकी शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक, तो ये हो गई आपकी श्रृंखला समावयवता। ठीक है,
दूसरी प्रकार की समावयवता की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी स्थिति समावयवता। मतलब इसमें जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, मतलब जो आपका प्रतिस्थापी हैलोजन परमाणु होगा वो किसी दूसरी हाइड्रोकार्बन के अणु से क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होती है उसकी स्थिति, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहली वाली क्या थी, चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका जो प्रतिस्थापी हैलोजन परमाणु है वो भिन्न भिन्न कार्बन श्रृंखला से जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, किस तरीके से, क्या है, कार्बन 1 2 3, यहाँ पर कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर 3 2 5 और 2 7। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, अब इसमें अंतर ये है कि ये जो आपका क्लोरीन है, ये जो आपका, क्योंकि हम स्थिति समावयवता की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका क्लोरीन है, जो आपका हैलोजन परमाणु है, वो इस जगह पर पहली प्राथमिक जगह पर न जुड़कर कहाँ जुड़ रहा है, दूसरी पोजीशन पे जुड़ रहा है। तो हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं कि प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3 CH2 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 Cl। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3 Cl, और CH3 CH3 CH3, ये C, और ये क्या हो जाएगा आपका Cl। ठीक, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पर भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 और 1 9, 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा प्राथमिक ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा आपका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, इस प्रकार से ये क्या होती है, आपकी स्थिति समावयवता होती है, जिसमें आप देखते हैं कि अब यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो हमारा जो प्रतिस्थापी हैलोजन परमाणु है, ये क्या हो रहा है, पहले में कहाँ जुड़ रहा है, पहली पोजीशन पे जुड़ रहा है, जबकि दूसरे वाले में देखें तो हम ये अपनी दूसरी कार्बन श्रृंखला से दूसरी पोजीशन पे जुड़ रहा है। तो तीसरी कार्बन में ये कहाँ हमारा जुड़ रहा है, तीसरी पोजीशन पर तीसरी कार्बन श्रृंखला से जुड़ रहा है, इसलिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है आपकी स्थिति समावयवता।
तीसरी जो हमारी समावयवता है वो क्या है, प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता में क्या होता है कि जो आपका असम्मित कार्बन परमाणु होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। असम्मित कार्बन परमाणु अपने स्थान को क्या कर देता है, दूसरे स्थान पर विक्षेपित कर देता है, किसी दूसरे स्थान पर जुड़ जाता है। अब प्रकाशीय समावयवता दो प्रकार की होती है, धनात्मक प्रकाशीय समावयवता और ऋणात्मक प्रकाशीय समावयवता, मतलब डी प्रकार की और एल प्रकार की। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन इसको देखें, ये है क्या आपके कार्बन 1 2 2 और एक 3 और एक 4, C3 5 4 9, मतलब C4H5H9 C4H9Br। ठीक है, वही है आपका। ठीक है, क्या है ये आपका, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, अब ये जो ब्रोमो ब्यूटेन है ये भी ब्रोमो ब्यूटेन है और ये भी आपका C4H9Br, ये भी आपका ब्रोमो ब्यूटेन है। लेकिन ये किस प्रकार का है, ये एल प्रकार का ब्रोमो ब्यूटेन है और ये डी प्रकार का ब्रोमो ब्यूटेन है। मतलब ये दो प्रकार की समावयवता दर्शा रहे हैं, जिसमें हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे अणु एक जैसे हैं। ठीक है, सभी की जो अणुओं की संख्या है वो समान है, लेकिन सिर्फ हो क्या रहा है, इसकी स्थिति बदल रही है। इसकी जो हाइड्रोजन ब्रोमीन के जुड़ने की जो जगह है, जो स्थिति है, वो क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित। तो ये असम्मित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में इस प्रकार से ये प्रतिस्थापी हैलाइड, एल्किल हैलाइड जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो जाती है आपकी समावयवता। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखेंगे अपन क्या, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की क्या विधियां, कि कौन कौन सी विधियों द्वारा हमारा हेलो एल्केन बन सकता है, हम किस किस विधियों का उपयोग करके हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा। ठीक, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन से ऐसे बनाया जाएगा कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, तो एल्किल हैलाइड पर क्या किया जाता है, प्रकाश एवं हैलोजन के द्वारा क्या किया जाता है, इस पर की क्रिया कराई जाती है, जिस कारण से जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, एल्किल हैलाइड के व्युत्पन्न प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से होती है क्रिया। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो आपकी हेलो एल्केन की क्रिया होगी इस पे, उसमें जैसे जैसे आप प्रकाश और हैलोजन की क्रिया कराते जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसको, CH4 को।
CH4 को हम लेंगे और इसके ऊपर क्रिया काय की कराएंगे, हैलोजन की, तो क्लोरीन हो गया, ठीक है, Cl2, और ये हो गया आपका प्रकाश, और ये हो गया आपका -HCl। अब जैसे ही इसकी क्रिया इससे होगी तो हमारा जो एल्केन प्राप्त होगा या एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3, और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा CH3Cl। ठीक, यही क्रिया पुनः दोहराई जाएगी, तो फिर से क्लोरीन, फिर से प्रकाश, और फिर से -HCl। अब क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक हेलोजन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2। ठीक है, इसी प्रकार से वापस फिर से क्रिया कराई जाएगी, क्लोरीन, प्रकाश, -HCl, तो क्या हो जाएगा CHCl3, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ CH, एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा तो CHCl3। यही क्रिया फिर से आगे और कराई जाएगी, Cl2, -HCl और प्रकाश, तो अब ये क्या बनेगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो C बचेगा, और कार्बन क्लोरीन जो है कितने हो जाएंगे, 3 से 4, तो क्या हो जाएगा CCl4। ये क्या है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो क्या है एक हैलोजन का व्युत्पन्न है, मतलब हमारा जो है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया होती है। अगर हम यही क्रिया दूसरे जो है एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक, कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 9। जैसे ये क्रिया की जाएगी आगे, क्या की वही क्लोरीन और प्रकाश और -HCl की, तो ये क्या प्राप्त होगा आगे जाके, CH3 CH2 CH2 CHCl। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा, जिसमें एक हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा कम, 3 2 5 2 7 और 2 9 थे, 3 2 5 2 7 और 1 8 बचे, और एक क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पर आके ऐड हो गया। ये आगे और क्रिया बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे, तो ये वैसे वैसे जो है हमें प्राप्त होते जाएंगे CH2 CCl2। ये आगे जैसे जैसे क्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, हाइड्रोकार्बन से जो है हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने अभी देखा एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। दूसरे प्रकार से हैलोजन अम्लों की क्रिया कराने पर भी हमें जो है साधारण जो एथीन या प्रोपीन होते हैं उनसे हमें प्राप्त हो सकते हैं हमारे हैलो एल्केन। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एग्जांपल में मान लो ये क्या है आपका एथीन है, ठीक है,
एथीन क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH प्लस किसकी क्रिया कराई जाएगी यहाँ पर, HBr की क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 नहीं, कार्बन 2 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये क्रिया वो हो गई, गलत हो गई। CH3 CH2 Br जो है ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोमो एथीन। ये क्या है हमारा, 2 है एथीन, कार्बन 2 है, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो एथीन। ठीक, और यही क्रिया अगर कराई जाएगी काय पे, प्रोपीन पर, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr डबल बॉन्ड CH प्लस HBr। ये हमारा प्रोपीन है, क्या होता है C3H6, 3 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 7, C3H7। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या हो गया हमारा, ब्रोमो प्रोपीन। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्या किए जा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्रिया होती है, वो होती है आपकी मार्कोनी काफ संयोजन। मार्कोनी काफ की क्रिया कहलाती है, या मार्कोनी काफ का योग कहलाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो हैलोजन अम्ल होगा या हैलोजन परमाणु होगा, वो कार्बन की द्विबंध श्रृंखला से क्या करेगा, संयोग। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वो किससे संयोग करेगा, केवल संलग्न किससे होगा, द्विबंध की श्रृंखला से संयोग होगा। और साथ में जो सबसे कम जो है कार्बन वाला परमाणु होगा, मतलब जो ऋणात्मक कार्बन परमाणु होगा, वह जाके किससे जुड़ेगा, कार्बन के सबसे कम हाइड्रोजन वाली श्रृंखला से। कैसा, मार्कोनी काफ का ये योग कहलाता है। इसमें जो हमारा हैलोजन परमाणु होता है या हैलोजन अम्ल होता है, वह कार्बन के द्विबंध से ही जुड़ता है, और साथ में इसको मार्कोनी काफ का योग कहा जाता है। मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार ही ये योग होता है। और इसमें होता ये है कि यहाँ पर जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, वो जो ऋणात्मक हैलोजन भाव होगा, उसका ऋणात्मक हैलोजन अणु होगा, वह किससे जाके जुड़ेगा, वह जुड़ेगा आपका सिर्फ उससे जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन अणु होते हैं। ठीक है, सबसे कम हाइड्रोजन अणु की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर आपकी बात की जाए किसकी,
CH2 ठीक। अब यहाँ पर जो आपका हैलोजन परमाणु होगा वो किससे जाके जुड़ेगा, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए सबसे कम हाइड्रोजन वाली श्रृंखला है उससे जाके जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 ये X। ठीक, इस प्रकार से ये जो है संरचना बन जाएगी। ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक, और ये हैलोजन आगे जुड़ जाएगा। ओके, ये होता है आपका धनात्मक और ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो ये हैलोजन किससे आके जुड़ेगा, इससे आके जुड़ेगा। जबकि यही क्रिया अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाए, किसकी उपस्थिति में की जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से होना था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, निर्माण। अगर ये क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो, मतलब CH3COO का होल ट्वाइस, इसकी उपस्थिति में अगर ये क्रिया हो तो यही जो आपका बना हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये इससे जुड़ा था आगे, है ना, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस X या Br लिख दें अपन इसकी जगह पर, ठीक है, ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो Br है ये इससे आके जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 Br और CH2, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 और हाइड्रोजन 2 1 3 1 4 3 7 3 2 5 2 7। तो ये क्या हो जाता है जब पेरोक्साइड के ऊपर, लेकिन ये क्रिया क्या हो जाती है, मार्कोनिकॉफ की विपरीत ये क्रिया कहलाती है। मार्कोनिकॉफ का व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, जो किसकी उपस्थिति में होती है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ठीक,
किया है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं कैसे? एल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एल्कोहल पर क्रिया की जाएगी हैलोजन अम्लों की, और जैसे ही एल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया की जाएगी तो इससे जो है साथ में जिंक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। तो हमें जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकते हैं। कैसे प्राप्त होंगे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो ये क्या है, आर, ये OH प्लस HBr, ठीक है। ये क्या है? हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल मूलक, और ये क्या है? हमारा हैलोजन परमाणु है, ठीक है, ब्रोमीन है, ठीक है। इससे प्राप्त क्या होगा? इससे होगा ये कि ये जो ये है, ये जो समूह है ये काय में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस H2O, और ये क्या बना लेगा? आर के मतलब एल्कोहल मूलक जो है हैलोजन से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? RBr, ठीक है। अब इसको अपन और डिटेल से अगर यहाँ पर देखें तो ये किस तरीके से ऐड होगा? ये यहाँ पर इस तरीके से ऐड होगा। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर क्रिया आपको जिंक क्लोराइड जो आपका मूलक है उसकी उपस्थिति में ही करानी है ये क्रिया, ठीक है। तो जैसे ये R की जगह पर हम ले लें CH3OH प्लस HBr, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा? ये बना लेगा आपका CH3 और ये Br, तो क्या हो जाएगा? CH3Br, मतलब मेथिल ब्रोमाइड, और साथ में क्या बना लेगा? ये H2O। H2O कहाँ से जुड़ेगा? ये वाले जो होंगे हाइड्रोजन दो हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया? H2O। उसको क्या बोला जाता है? मेथिल ब्रोमाइड। ये प्राप्त हो गया हमें एलो एल्किन, ठीक है। और दूसरी तरीके से अगर हम प्राप्त करें तो C2H5OH प्लस HCl, ये भी क्या है? एक एलो एल्केन है। जिंक क्लोराइड की क्रिया अगर यहाँ पर की जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H5Cl प्लस H2O, ये यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें जल, और ये C2H5Cl यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये है आपका मेथल के बाद एथिल, तो एथिल क्लोराइड, ठीक, और ये आपका जल हो गया। इसी प्रकार से एक और अन्य रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये क्रिया हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम ले लें C3H7OH प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें और यहाँ पर क्रिया करा दें H2SO4 से, तो ये क्या बना लेगा? C3H7I प्लस ये क्या होगा? यहाँ पर ये जो आपका जल है ये जुड़ जाएगा और ये इस प्रकार से बन जाएगी, तो ये हो जाएगा H2O, ठीक। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा मेथल एथिल प्रोपिल, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, और ये आयोडीन है तो क्या हो जाएगा? आयोडाइड, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम एल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं किसको? हेलो एल्केन्स को, ठीक है।
अब एक और महत्वपूर्ण विधि है यहाँ पर, और इस विधि का नाम क्या है? हुंस-डीकर विधि। हुंस-डीकर विधि में क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे हुंस-डीकर, इन्होंने बताया, अच्छा ये जो है हेलो एल्केन प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है, सबसे बेहतरीन विधि है। इन्होंने बताया कि आपका जो हेलो एल्केन होता है, जो हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि होती है, तो यह सबसे उत्तम विधि तो है ही। इसमें जो आपके अभिक्रिया से बने क्या हैं, उप उत्पाद के रूप में जो अवयवीय पदार्थ होते हैं, चाहे वो गैस हो या विलयन हो, मतलब सॉलिड हो, जो भी पदार्थ हो वो गैसीय एवं अवयवीय होने के कारण क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इनको अलग किया जा सकता है। आसानी से अलग हो जाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं है, तो हमें बेहतरीन तरीके से हेलो एल्केन प्राप्त हो सकते हैं। इसमें बस होता ये है कि ये जो आपका पदार्थ है वो निर्मित होता है किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के शुष्क कार्बोक्सिलिक अम्ल की शुष्क सिल्वर लवण से जब इसकी क्रिया की जाती है क्लोरीन या ब्रोमीन की उपस्थिति में, या इनकी की क्रिया की जाती है, क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया की जाती है, वो भी किसमें? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हुंस-डीकर जो है एक उत्तम विधि है। हुंस-डीकर एक उत्तम विधि है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो शुष्क लवण होता है उस पर क्रिया की जाती है क्लोरीन या ब्रोमीन की, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की विलयन में क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। C2H5 COO Ag की क्रिया की जाएगी, मान लो ब्रोमीन से, ठीक है, Br2 से, तो ये क्या बनाएगा? C2H5 Br C2H5 Br प्लस AgBr प्लस AgBr, और साथ में क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैस होगी इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। और ये जो AgBr है ये क्या है? हमारा अम्लीय पदार्थ है। इन्होंने अभिक्रिया में शुरू में ही बोला है कि अम्लीय पदार्थ और गैस को इस विधि से आसानी से अलग किया जा सकता है जब किसकी क्रिया की जाए? कार्बोक्सिलिक अम्ल के शुष्क सिल्वर लवण जो है उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया की जाए, वो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में। और ये जो हमारा क्या है? C2H5Br, ये है हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का शुष्क सिल्वर विलयन का लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर, ड्राई सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हुंस-डीकर विधि द्वारा जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक अंतिम बात और याद रखें कि यहाँ पर जो आपका एक और पदार्थ है, जब हम क्या करें, एल्केन या हेलोजन का क्या कर दें? विस्थापन। जब यहाँ पर हम विस्थापन करेंगे तो विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में जो आपका जैसे प्राप्त हो रहा है क्या हमें,
यहाँ पर प्राप्त होगा हमें RCl प्लस NaI। तो ये विस्थापित होके क्या बना लेगा, Ri प्लस NaCl। अब ये जो R की जगह पे हम कोई भी मूलक रख दें, अगर जैसे कि यहाँ पर रख दें हम CH3Cl प्लस NaI, तो ये क्या बना लेगा, CH3 जो है जुड़ जाएगा आपके आयोडीन से, तो क्या बना लेगा CH3I प्लस NaCl। ठीक, या फिर दूसरे तरीके से अगर इसको लिख सकें तो ये दूसरे फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो ये एल्कीन या हैलोजन का क्या कहलाता है, विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हेलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने में जो है हेल्प कीजिए, उनको बताइए। थैंक यू।